नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम चैप्टर नंबर 10 का रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। बेसिकली मैंने इसके दो पार्ट लेकर डाल दिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है रीडिंग द एज ऑफ एडोलेंस क्लास 8। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर में पार्ट 3 के। बेसिकली इसमें हमने बात कर ली थी 6 टॉपिक्स के बारे में। आज हम आपको 7 टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। 7 टॉपिक है आपका हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, यानी कि सेक्स हार्मोन के अलावा अन्य हार्मोन भी हमारे होते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। टी हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। इसमें जो पहला हार्मोन्स आता है इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि एक हमारा हार्मोन जो कि वृद्धि हमारे जो बॉडी में होती है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन का जो काम होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें होता है क्या है कि हमारी बॉडी का जो विकास होता है या वृद्धि होती है तो वो इसी हार्मोन के कारण होते हैं, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। सेकंड आता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में इट इज सेक्रेटेड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। ये जो होता है ये थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा होता है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। इसका काम क्या होता है कि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है। एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। और हमारी जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उसको यही पूरी सुचारू रूप से करता है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? इट इज सेक्रेटेड बाय द पैंक्रीज। इसका जो बेसिकली काम होता है वो पैंक्रीज के द्वारा चलता है। एज इट इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये हमारा एक्सोक्राइन की प्रक्रिया में ये चलता रहता है। इट रेगुलेट्स द शुगर लेवल इन द ब्लड। बेसिकली इसका काम होता है कि हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल होता है इसको रेगुलेट करना, यानी कि उसका एक क्रम जो चल रहा है शुगर लेवल का उसको इंसुलिन ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन में क्या होता है? ये भी एक हमारे हार्मोन है। एड्रेनालाइन इज ए हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है इसके द्वारा रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स। कहाँ से रिलीज किया जाता है? हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होता है। एंड इट्स मेजर एक्शन टुगेदर विद नोरेग्रेनडेलाइन। और इसका जो काम होता है, मेजर एक्शन क्या होती है इसकी कि ये हमारा नोरेग्रेनडेलाइन होता है उसके साथ ही ये काम करता है। इट इज प्रीपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। इसका बेसिकली काम होता है कि हमारी बॉडी में जो फाइटिंग जो होता है वो फाइट इसके द्वारा ही होता है, जिसको हम बोलते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, यानी कि कीड़े और मेढक के जीवन के इतिहास को पूरा करने में हार्मोन्स की भूमिका। ये एक टॉपिक जो आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो इसमें आप जानेंगे कि कीड़े और मेढक जो होते हैं तो उनका जो इतिहास रहा है उनका भी इतिहास, उनके भी हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स उनकी भूमिका एक अलग ही अदा करते हैं। तो पढ़ लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। इन फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स हार्मोन्स, जैसा कि आपको मालूम है मेढक में और हमारे जो इंसेक्ट्स हार्मोन्स होते हैं, कीड़े जो हार्मोन्स होते हैं कीड़े वाले, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटामॉर्फिस। ये अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं मेटामॉर्फिस प्रक्रिया में। द हार्मोन्स थायरोक्सिन इज हेल्पफुल इन मेटाफॉर्मिस ऑफ फ्रॉग। हमारा जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन ये मददगार होता है मेटाफॉर्मिस में मेढक के। मेढक में जो मेटाफॉर्मिस की प्रक्रिया चलती है तो वो किसके द्वारा चलती है? हार्मोन थायरोक्सिन के द्वारा। देयरफॉर कन्वर्जन ऑफ टेडपोल ऑफ टू फ्रॉग। इसमें क्या होता है? इस कन्वर्जन होता है यानी कि टेडपोल से क्या होता है? फ्रॉग के रूप में। द एक्सीडिसोन एंड जुवेनिल हार्मोन। इसमें दो हार्मोन्स और होते हैं, एडेनिसन होता है, एक जुवेनिल हार्मोन होता है जिसको हम शॉर्ट में जीएचपी बोल देते हैं। हेल्प्स इन मेटामॉर्फिस ऑफ इंसेक्ट्स। और ये हमें किस में हेल्प करता है? मेटाफॉर्मिस जो प्रक्रिया चलती है उसमें हमारा जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें ये प्रक्रिया में उनको हेल्प करता है। देयरफॉर कन्वर्जन ऑफ पुपा टू एडल्ट फॉर्म। एक और फॉर्म होती है हमारी जो कि हमारी पुपा से एडल्ट वाली फॉर्म इसमें चलती है, उसमें भी ये मददगार होता है। तो ये आपको मैंने बताया टॉपिक
रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग के बारे में। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जिसको हम प्रजनन स्वास्थ्य भी बोलते हैं। जैसा आपको मालूम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड एज ए रेट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। यदि हमारा अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो प्रजनन स्वास्थ्य जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से तभी स्वस्थ माना जाता है जब इन तीनों स्टेट में वो स्वस्थ होगा। यानी कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। जैसा कि हमारी जो स्टेजेस होती हैं लाइफ में, तो सभी हमारी जो स्टेजेस निकलती हैं, तो उनमें हमारा जो व्यक्ति होता है, तो उसका व्यक्ति का तीनों रूप में स्वस्थ होना, तभी आप उसको कैसा मान सकते हैं कि वो पूरी रूप से हेल्दी है। द इम्पोर्टेंट कंडीशन टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेंस आर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस भी दी हुई हैं कि हम कैसे अपने आप को अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के द्वारा इसमें किशोरावस्था में अपनी हेल्थ को और थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। बिलो आर द डिफरेंट वेज टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेंस। इसमें कुछ आपको नीचे निम्नलिखित किशोरावस्था में हमें कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन कौन सी बढ़िया चीज़ें रहती हैं, तो हमको नीचे दी हुई हैं। पहला हमारा आता है बैलेंस डाइट, जो कि हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। द बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। बैलेंस डाइट जो हमारा संतुलित आहार होता है, तो वो हमारे, चाहे आप कौन सी भी स्टेज में हो, कौन सी भी एज में हो आप, लेकिन वो हमारा हर एक एज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। Adolescents must have a well-balanced diet as growth depends on the dietary intake। किशोरावस्था में एक संतुलित आहार एक अपनी अहम भूमिका बनाता है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप संतुलित आहार कितना ले रहे हैं, उसमें हमारा बैलेंस डाइट बहुत ही जरूरी बन जाता है। दूसरा देखते हैं पर्सनल हाइजीन में क्या होता है। इसको हम व्यक्तिगत स्वच्छता भी बोल देते हैं। पर्सनल लेवल हाइजीन इंक्लूड्स क्लीनिनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। पर्सनल लेवल हाइजीन में जैसे आपको मालूम है क्या क्या चीज़ शामिल हो जाती है, तो सफाई होगी आपकी, और एक हमारा शारीरिक जो हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक प्रॉपर रेस्ट भी होना चाहिए, यानी कि हमें पूरा पूर्ण रूप से आराम मिलना चाहिए हमारी बॉडी को, और प्रॉपर हम जो नींद ले रहे हैं, नींद भी जरूरी है। सिंस एडोलेंस इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इसके अलावा जो किशोरावस्था में हमारी जो प्यूबर्टी होती है, मैनी प्यूबल चेंजेस टेक प्लेस इन अस। और भी हमारे जो प्रोसेस में चेंजेस आते हैं एडोलेंट्स में, किशोरावस्था में, तो वो भी इस पर डिपेंड करते हैं तो पर्सनल हाइजीन में। नेक्स्ट आता है आपका एडोलेंट्स प्रेगनेंसी, किशोर व्यवस्था इसको हम बोलते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, इसमें देखिए किशोरावस्था में जब हम किशोर होते हैं, तो उसमें अवस्था के क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसमें पढ़ेंगे। एज फॉर द मैरिज एक्ट, जैसे आपको मालूम है हमारी मैरिज एक्ट होती है, एंड द परमिटेड एज ऑफ द गर्ल इज 18 ईयर। हमारे बताया गया है कि 18 साल से ऊपर के जब हम होते हैं, तब लड़कियों की शादी कराई जाती है। एंड फॉर द बॉयज 21, और लड़कों के लिए 21 ईयर्स का रखा गया है। अर्ली मैरिज बिफोर 18 ईयर्स नॉट अलाउड एज द गर्ल टू स्मॉल। यदि आप 18 साल से कम की लड़की की शादी करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है आप इसकी शादी कर सकें, क्योंकि ये हमारे मैरिज एक्ट में है ही नहीं है। अगर हम एंड नॉट वेल मेच्योर्ड एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो मदरहुड होती है, जो माँ बनती है, उसके लिए क्या जरूरी है कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ मानी जाती है। अगर आप उसकी 18 साल से पहले शादी करेंगे, तो वो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ नहीं मानी जाएगी। विच रिजल्ट्स इन मेंटल इकोनॉमी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स बोथ इन द मदर एंड द चाइल्ड। ऐसा होगा 18 साल से अगर आप कम पे शादी करेंगे, तो उसमें दोनों प्रॉब्लम्स होंगी, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी और माँ को भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब हम लड़की की शादी करें, तो जब 18 की जो पूरी हो जाए, तभी उसकी हमें शादी करनी चाहिए। और लड़कों में हमें जब 21 के ऊपर हो जाए, तभी हम उनकी लड़कियों की शादी करें। तो ये चैप्टर आज आपका यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।